हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मुझे पता है कि आप सब लोगों के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, आप सब लोग फ्री हैं। तो अब आप लोग भी सोचे होंगे कि आखिर अब हम क्या करें, हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश सेंटेंस, जो कि हमारी लाइफ में बहुत अहम पार्ट रखते हैं। हमने फ्यूचर में जाकर जो भी स्टडी करनी है वो हमारी इंग्लिश पे डिपेंड करती है, क्योंकि इंग्लिश हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर क्लास, हर सेमेस्टर, हर जगह पे यूज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें इसको सीख लेना बेहतर है। मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंस इस तरह सिखाऊंगी कि आप लोगों को वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। आप लोग उसको इस तरह से याद कर लेंगे और आपके जहन में बैठ जाएंगे कि आप लोग खुद कहेंगे कि इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी है। बस हमने अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, लेकिन दर हकीकत इतनी मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास बात आती है कि हमने इसको सीखना कैसे है, क्या क्या करें, क्या ना करें। मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले आखिर करना क्या है। हमने सबसे पहले समझना लेटर, यानी लेटर क्या है। जाहिर सी बात है, लेटर एक अल्फाज को कहते हैं, यानी लेटर इज अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ द अल्फाबेट। यानी हमारे पास जो एक अल्फाबेट होता है उसको हम लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए हो गया, बी, सी, डी, सो ऑन, ये सब हमारे पास क्या है, लेटर है। अब बात आती है कि लेटर तो हमारे पास सिर्फ 26 होते हैं। लेटर हमारे पास कितने होते हैं, 26, लेकिन इसकी साउंड हमारे पास 44 होती हैं। तो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास लेटर तो आखिर 26 ही हैं, यानी ए से Z तक, लेकिन इसकी साउंड हमारे पास इस तरह 44 है, क्योंकि हमारे पास जो लफ्ज़ सी है ये हमारे पास 2 आवाज़ें निकालता है। कैसे, सी, यानी सी की आवाज़ तो इसने निकाली ही, लेकिन ये का की भी आवाज़ निकालता है। इसी तरह हमारे पास जी है, वो जी की आवाज़ तो निकाल रहा है, लेकिन जी गा की भी आवाज़ निकालता है। इसी तरह ए बी सी में हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि डबल आवाज़ें निकालते हैं, जिसकी वजह से लेटर्स 26 और आवाज़ें हमारे पास 44 हो जाती हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। इस सब्जेक्ट क्या होता है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारे पास द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म द एक्शन, यानी जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई जगह हो, कोई भी चीज हो जो परफॉर्म करती है एक्शन को, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल के जरिए से हम समझते हैं। यू ऑल आर लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इसका क्या मतलब है कि तुम मुझे बहुत गौर से सुन रहे हो, ठीक है। इसमें जो तुम है, यानी यू, तुम, यू, वो हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि तुम मुझे गौर से सुन रहे हो, तो तुम एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तुम मुझे गौर से सुन रहे हो। सुनना एक्शन है, लेकिन उसको परफॉर्म कौन कर रहा है, तुम। तो इसीलिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या हुआ, यू। इसी तरह हम आगे चलते हैं कि टाइप ऑफ सब्जेक्ट की तो समझ आ गई, जो एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन हमारे पास टाइप ऑफ सब्जेक्ट क्या है, मैं बताती हूँ। टाइप ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरी होती है प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर और प्लूरल, अब मुझे क्या पता ये क्या है, घबराने की बात नहीं, मैं बताती हूँ ना आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास होता है शी, ही, इट, ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये इस्तेमाल कहाँ होंगे, कैसे होंगे? क्या शी लड़के के लिए इस्तेमाल होता है या लड़की के लिए? क्या इट
किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मैं बताती हूँ। यानी हमारे पास जो शी है वो एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। शी इज अ गर्ल, ये एक लड़की है। ही इज अ बॉय, ये एक लड़का है। यानी शी हमारे पास एक लड़की के लिए और ही हमारे पास एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि इट कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इट हमारे पास इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए या फिर कोई चीज के लिए। मीन इट इज अ पेन, ये मेरा पेन है। इट इज अ पेन, ये एक पेन है। इट इज अ माई पेन, ये मेरा पेन है। अब पेन बेजान था, इसीलिए हमने यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं कि मैनी सिंगुलर, यानी और भी बहुत सिंगुलर है, मसलन नाम अली, सारा, लेकिन कोई एक हो। जैसे अली इज अ बॉय, जैसे मैंने आपको ही की वजाहत की थी कि ही इज अ बॉय। उसी तरह अगर ही की जगह पे हम नाम ही यूज करें अली, तो अली हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अली इज अ बॉय। इसी तरह सारा इज अ गर्ल, ये लड़की है, तो इसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं जमा के लिए, यानी बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए प्लूरल कहलाता है। अब वी, यू, दे, आई किसके लिए इस्तेमाल होगा। अब हम ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारे पास जो वी है, वी, हम, वी के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हम, यानी हम सब फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास बात आती है यू, यानी एग्जाम्पल जो ऊपर वाली उसी से मैं आपको वजाहत करूंगी कि यू ऑल आर लिसन टू माई वेरी केयरफुली। इसमें था कि तुम मुझे बहुत गौर से सुन रहे हो, यानी यू तुम के लिए इस्तेमाल होता है। कोई दूसरा पर्सन आपको आपके बारे में बताए तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, तुम। क्या इस्तेमाल होगा, तुम। अब हम कहते हैं कि ते कहाँ इस्तेमाल होगा। ते इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा के लिए दे इस्तेमाल होता है, यानी दे, वो सब खेल रहे हैं, दे आर प्ले, ठीक है, वो सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ये क्या था कि ज़्यादा लोगों को जब हमने रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए दे इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि आई किसके लिए इस्तेमाल होगा। आई इस्तेमाल होता है अपनी ज़ात के लिए, यानी खुद को जब वजाहत करना है, खुद की जब रिप्रेजेंट करवानी है, खुद को परफॉर्म करवाना है, तब हमने क्या लिखना है, आई, यानी आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो आई हमारे लिए खुद को वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, बात तो ये आती है कि ये तो सिंगुलर है कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन ये प्लूरल में क्यों लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया है कि हमारे पास इंग्लिश के स्टार्टेड सेंटेंस में ही हमारे पास ये आई प्लूरल में ही लिखा रहा है, तो इसको प्लूरल में ही याद करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास दो चीजें के सब्जेक्ट ऑफ टाइप, यानी दिस और दैट, देज, दोज और देज। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। हमारे पास दिस और दैट, ये भी सिंगुलर है। जो हमारे पास दिस है ये इस्तेमाल होता है जो हमारे पास चीज है, यानी दिस इज अ लैपटॉप, ये एक लैपटॉप है, ठीक है। दैट, ये दूर के लिए, दूर यानी जो चीज हमसे बहुत दूर है उसके लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज अ कैमरा, ये कैमरा है, ये दूर है, तो दैट हमारे लिए दूर के लिए, दिस हमारे लिए पास के लिए इस्तेमाल होता है। दोज और देज किसके लिए इस्तेमाल होता है। अब दोज और देज ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो दोज है वो हमारे पास दूर चीज के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि देज हमारे पास नजदीक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें बस हमने इतना सा ही समझना है कि दिस और देज नजदीक के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, और
इज यानी दिस और दैट सिंगुलर है और दिस और दोज हमारे पास प्लूरल है। चलिए अब हम चलते हैं मेन चीज की तरफ, सेंटेंस। आई होप कि आपको पीछे वाला अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हमारे पास सेंटेंस है, आखिर सेंटेंस है क्या, यानी सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस की 3 टाइप्स हैं, ठीक है, यानी 3 तरह के सेंटेंस हमारे पास जो हमारी लाइफ में, जो बुक्स में यूज किए जाते हैं, वो 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, अब ये क्या है। अब हमारे पास बात आती है कि पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें एक्शन हो लेकिन नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल ना किया जाए, यानी नहीं का इस्तेमाल ना किया जाए, वो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। आई एम सिटिंग, यानी मैं बैठी हुई हूँ, इसमें हमारे पास बैठना तो एक्शन है, यानी एक्शन इस्तेमाल हुआ लेकिन नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस। यू आर लिसन टू मी, तुम मुझे सुन रही हो, तो इसमें हमारे पास एक्शन तो इस्तेमाल हुआ है, सुनना, लिसनिंग यानी सुनना, लेकिन हमारे पास नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि नॉट, नेवर और नो पर मुश्तमिल होते हैं, यानी जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव लफ्ज से ही पता चल रहा है कि नहीं का इस्तेमाल होना, जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नोट का इस्तेमाल होता है, नेवर का इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं कि आई एम नॉट स्टैंडिंग, मैं खड़ी नहीं हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास जो नहीं आ रहा है, नॉट, नहीं, ये हमें बता रहा है कि मैं नेगेटिव सेंटेंस हूँ, आई एम नॉट स्टैंडिंग, मैं खड़ी नहीं हूँ, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये किसको कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाए, ठीक है, जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज होना लाजमी है। ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान करवाता है कि हमारे पास एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होते हैं जिसमें हमसे सवाल पूछा जाता है, यानी व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें तुमसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर हॉबी, कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तुमसे पूछा जा रहा है ना, तो ये हमारे पास होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह हमारे पास आती है बात हेल्पिंग वर्ब की, यानी हमने अब तक क्या समझा, हमने अब तक सब्जेक्ट समझा, ठीक है। इसके अलावा हमने सेंटेंस की 3 जो टाइप थी, यानी इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनको अच्छे से समझा कि पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्शन हो और नोट का इस्तेमाल ना हो, जबकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में नोट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इंटरोगेटिव में सवालिया सवाल पूछा जाता है, यानी सवाल किया जाता है हमसे, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। ये हमारे पास इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अहम चीज़ है जो कि हमें बताती है वक़्त के बारे में, जो कि हमें बताती है वक़्त के बारे में कि ये चीज़ किस टाइम पर हुई। अब हेल्पिंग वर्ब, आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या है मैं बताती हूँ। इज, एम, आर, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जो हाल ही में काम किया जाए। इज, एम, आर, जो हाल ही में काम किया जाए। इज हमारे पास इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ, एम इस्तेमाल होता है आई के साथ, सिर्फ आई के साथ, आई एम।
और आर हमारे पास इस्तेमाल होता है प्लूरल के साथ। इसी तरह हमारे पास जो पास्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं वाज और वेयर। यानी अब कोई भी सेंटेंस आएगा जिसमें वाज और वेयर इस्तेमाल होगा तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये तो पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट में वाज और वेयर इस्तेमाल होता है। अब इसी तरह हमारे पास आता है डू और डज। ये सिंपल प्रेजेंट को वजाहत करता है, ठीक है। डिड, डिड हमारे पास पास्ट का है, ठीक है। और शुड, शुड हमारे पास सुग्रेशनल है। इसी तरह हमारे पास बात आती है वर्ब ऑफ फॉर्म की। वर्ब ऑफ फॉर्म क्या होता है? यानी वर्ब ऑफ फॉर्म वो फॉर्म, अब गो वर्ब है, यानी वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जो एक्शन हम करते हैं, खाना पीना, सोना जागना, पढ़ना देखना, उठना बैठना, ये सारे हमारे पास एक्शन है, वर्ब है। इंग्लिश में हम इसको एक्शन कहते हैं और ग्रामर में इसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में हम इसको फेल कहते हैं। फेल का मतलब अमल। यानी ये सारे हमारे पास क्या है? वर्ब फॉर्म है। अब वर्ब हमारे पास आती है गो यानी जाना, एट खाना, कम आना, टेल, रन, ड्रिंकिंग, एनीथिंग फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी ये सारे हमारे पास वर्ब थी। अब वर्ब ऑफ फॉर्म समझना मुश्किल है ना, मैं बताती हूँ। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? एक एग्जांपल लेते हैं, यानी गो। हमारे पास गो जाना होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसको गो ही कहते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म में इसको वांट कहते हैं। ये हमारे पास सिंपल पास्ट सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, वांट। अब हमारे पास बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें हम गो, वांट और गोन, यानी जो गो की फर्स्ट फॉर्म थी उसको अगर थर्ड फॉर्म में कर दिया जाए तो वो हमारे पास गॉन बन जाता है। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से मैं आपको बताऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वर्ब की फॉर्म और मुकम्मल एक्सरसाइज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज करवानी है, उसमें हमारे पास होगा सब्जेक्ट, ठीक है, और हमारे पास होगा सेंटेंस ऑफ टाइप, यानी सेंटेंस की टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इनकी पहचान करनी होगी आपने कि हमारे पास इसमें पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है और हमारे पास इंटरोगेटिव कौन है। और हमारे पास जो सब्जेक्ट है मैं उसका भी आपसे पूछूंगी कि हमारे पास ये क्या वजाहत करे, यानी मैं आपको एक इमेज भी दे सकती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन भी दे सकती हूँ, तो उसके जरिए आपने मुझे बताना है कि इनमें सब्जेक्ट क्या है और ये कौन सा सेंटेंस है। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा और इंग्लिश के सब्जेक्ट बहुत इजीली, आसानी से जो मैंने आपको बताया अच्छे से समझना है आप लोगों ने, ठीक है। और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 100% श्योर करती हूँ कि मैं आपको 30 दिन में इस तरह से इंग्लिश सिखा दूंगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। चलें, अल्लाह हाफिज।